में एक देखी रैली लोकतंत्र बचाओ, उसके पहले जन विश्वास रैली हमने पटना में देखी थी और आज हम तीसरी रैली देख रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन की एकजुटता जिस हाई क्रूशियल टाइम पर हो रही है, क्योंकि इसमें तो किसी को संदेह नहीं, चुनाव है तो वोट की अपेक्षा के लिए ये सारी चुनावी रैलियां सब हो रही हैं। इसमें कुछ फायदा होता हुआ इंडिया को दिख रहा है क्या किसी भी तौर पर? झारखंड में, दिल्ली में तो पहली बार इलेक्शन होगा अरविंद केजरीवाल के बगैर, वो अगर जमानत नहीं मिलती है उन्हें। हेमंत सोरेन के बगैर झारखंड में पहली दफा इलेक्शन हो रहा है। ये इमोशनैलिटी ट्रिगर करेगी, कुछ और ट्रिगर करेगा? देखिए गर्मा जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से पहली बार जब इंडिया गठबंधन बना था और जब बिहार में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, कांग्रेस के साथ सरकार के अंदर थे, उन्होंने जब सब विपक्षी नेताओं को बुलाया था और पहली बैठक वहां पर की थी, मुझे लग रहा है अगर वो मोमेंटम अगर इंडिया गठबंधन का पूरे समय तक बना रहता तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन को निश्चित रूप से मिलता। आप देखिए उसके बाद नीतीश कुमार चले गए, ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर अलग राह पकड़ ली, कांग्रेस को 2 सीटें दी, कांग्रेस नहीं तैयार हुई तो उन्होंने अपने अलग कैंडिडेट उतार दिए उन सीटों के ऊपर। महाराष्ट्र के अंदर भी इनके बीच बहुत ज्यादा सहमति बन पाई। आप अगर जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो महबूबा और फारूक अब्दुल्ला के बीच अलग अलग चुनाव लड़ने का डिसाइड हुआ। वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां आप देखेंगे लेफ्ट और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी जगह बंगाल के अंदर आप देखेंगे तो गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है अगर ये सब साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कम से कम 200 सीटों पर अगर एक उम्मीदवार उतारते, साथ में एक घोषणा पत्र लेकर आते और साथ में रैलियां करते पूरे देश के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि इस बात का जनता के बीच मैसेज जाता और जनता को लगता कि विपक्ष जो जिस बात का जिक्र कर रहा है उसमें उनकी सामूहिकता है और सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चुनौती देना चाहते हैं। नहीं चलिए, और ये उस स्थिति में मुझे लग रहा है कि जनता ज्यादा गंभीरता से लेती है। ये तो इफ एंड बट का दौर चला गया। बिल्कुल। अब आज की जो स्थिति है उसमें, लेकिन आज भी अगर आप देखिए, आज अगर ये झारखंड के रांची में अगर मिले हैं तो आप देखिए इसमें शरद पवार नहीं आए, राहुल गांधी इसमें नहीं है, सोनिया गांधी इसके अंदर नहीं है। नहीं, राहुल गांधी को तो बोला गया कि सतना की रैली में भी नहीं पहुंचे, वो तबीयत खराब हो गई। उद्धव ठाकरे भी नहीं आए वहां पर रैली के अंदर। मुझे लग रहा है कि बड़े नेताओं को वहां पर उपस्थित होना चाहिए था और इनको किसी साझा घोषणा पत्र या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की आज इस जिक्र जरूर करना चाहिए था। यह पूरी रैली आप देखिए हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को लेकर लिमिटेड रही है। ठीक है, झारखंड का एक मैसेज देना जरूरी था कि हेमंत सोरेन जेल में, और बेसिकली चुनाव इसलिए गया क्योंकि झारखंड के अंदर 6 सीटें रिजर्व है आदिवासी कोटे की, जो एसटी सीटें उसके लिए रिजर्व है। ये मैसेज देना चाहते हैं एसटी सीटों को कि आप हेमंत सोरेन को अंदर कर आदिवासी समुदाय को। झारखंड पर भी कोई असर नहीं। झारखंड का जो पिछली बार का मैंने डेटा बताया 2019 का, 10 सीटें एनडीए के, 12 सीटें एनडीए की और 2 सीटें यूपीए की, उस पर भी कोई असर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का नहीं दिखता। देखिए आप देखिए ना, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए तो हेमंत सोरेन के घर से उनकी जो भाभी है वो पार्टी छोड़ के चली, सीता सोरेन चली जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी में चली जाती है। कांग्रेस की झारखंड में अकेली सांसद थी मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, वो छोड़ के चली जाती है पार्टी को। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष के अंदर भी कोई एकजुटता प्रदेश के अंदर नहीं है। लेकिन यह बात सही है कि झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन का सेंटिमेंट जमीनी स्तर पर है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में वैसा प्रदर्शन करना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि आदिवासी समुदाय के अंदर यह मैसेज जा रहा है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, वो गलत गिरफ्तार किया गया है। हालांकि न्यायिक प्रक्रिया अभी जांच के बाद सब सामने आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि झारखंड में आदिवासी समुदाय में हेमंत सोरेन के प्रति सिंपैथी है और ये भारतीय जनता पार्टी उस सिंपैथी को कैसे बाहर निकलती है, कैसे अपने वोट बैंक को मजबूत रखती है, ये देखना होगा। लेकिन झारखंड की जहां तक बात होगी वहां जरूर दिक्कत होगी, लेकिन अगर पूरे देश को अगर आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष कोई बहुत बड़ी चुनौती देने की स्थिति में। तो फिर ये जो वोटिंग परसेंटेज का कम होना, समीर, वही मैं उसका भी मैं जिक्र करता हूं। बड़ा कंसर्न बताया जा रहा है बीजेपी के लिए। जैसे नलिनी जी अभी नागपुर का जिक्र कर रही थी, तो मैं तो नागपुर 14 साल रहा हूं। मतलब मैं तो 2014 में दिल्ली आया हूं, मैं तो 20 साल नागपुर रहा हूं। नागपुर में वोटिंग परसेंट हमेशा कम ही रहता है। अगर आप देखेंगे 2009 का चुनाव भी अगर आप देखेंगे तो उस समय 43% नागपुर में अंदर वोटिंग हुई थी। 2014 देखेंगे तो 56% की वोटिंग हुई थी। नागपुर का जनता कभी भी बहुत ज्यादा वोटिंग करने निकलती नहीं। विदर्भ की बात कर रहा हूं मैं, गढ़चिरौली में जरूर ज्यादा वोटिंग हमेशा से होती रही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रेस्ट ऑफ अगर पूरे कंट्री के अगर मैं बात करूं वोटिंग परसेंटेज की, तो मुझे लगता है उदासीनता है और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा नुकसानदायक है अगर वोटर टर्नआउट ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करती है। जमीनी स्तर पर उनके पन्ना प्रमुख होते हैं, 60 पेज का एक पेज होता है, उसका पन्ना प्रमुख है, बूथ प्रमुख है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर्स को बाहर निकाल के वोटिंग करने के लिए जानी जाती है, मुझे लग रहा है
ये जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार या मोदी जी का जो अब की बार 400 पार का जो नारा है, या भारतीय जनता पार्टी का जो 370 का है, उसके लिए निश्चित रूप से एक चुनौती है। तो वोटिंग वोटर परसेंटेज किसका बाहर नहीं निकला समीर चौंगावकर? अगर इस छोटे से सैंपल सर्वे से अंदाजा लगाने की कोशिश करें, वोटर किसका बाहर नहीं निकला? बीजेपी का बाहर नहीं निकला क्योंकि उदासीनता है, वोट किसी और को देना नहीं चाहते, या इंडिया गठबंधन को लेकर भी, विपक्ष को लेकर भी कोई बहुत उम्मीद नहीं दिखी वोटर में? देखिए, एग्जैक्ट कहना कि किसका वोटर बाहर निकला और किसका नहीं निकला, ये एक्यूरेसी के साथ तो नहीं कहा जा सकता इस समय, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर अगर कंपेयर करेंगे तो ज्यादा बाहर निकला होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है और भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम अपने वोटर्स को लाने की कोशिश करती है। मुझे लग रहा है कि विपक्ष का वोटर जिस उम्मीद से निकलना चाहिए था वो नहीं निकला, और फिर जो कहा जाता था, मतलब जो एक स्थापित एक पैरामीटर था कि कम वोटिंग हुई है तो सरकार के पक्ष में अगेंस्ट माना जाता, हाँ अगेंस्ट जा रहा है और ज्यादा वोटिंग हो रही है, तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा मतलब कैलकुलेशन करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। कम वोटिंग के बाद लेकिन बहुत सारे राज्यों का पैटर्न है, राजस्थान का पैटर्न यही है, अगर मैं दो राज्यों का पैटर्न यही बिल्कुल, है। अब मैं दो राज्यों का आपको उदाहरण देता हूं, बंगाल का और बिहार का। ये दो राज्य राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा परिपक्व माने जाते हैं, जहां राजनीतिक चर्चाएं बहुत ज्यादा होती है, लोग राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अब देखिए बंगाल के अंदर वोटिंग का परसेंटेज कितना ज्यादा रहा, और वो बिहार जो इतना राजनीतिक रूप से मैच्योर स्टेट माना जाता है, लोगों में पॉलिटिकली एक्टिव 49% वहां वोटिंग का परसेंटेज बहुत ज्यादा कम हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये बंगाल में मुझे लगता है कि थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोटिंग ज्यादा हुई होगी इस बार। और बिहार में मुझे लग रहा है कि जनता क्यों नहीं निकली। अब कहा जा रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा थी, शादी का माहौल था, जनता बहुत ज्यादा उदासीन थी। ये वोटिंग 4 जून को पता पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को थोड़ा अपने वोटर्स के लिए ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहले फेज में हो सकता है कि बदला, लेकिन समीर, अगर देश की जनता बदलाव चाहती है तो फिर गर्मी तो बड़ा छोटा फैक्टर हो जाता है।